अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। थैंक यू सो मच जिसने भी मुझे लास्ट मेरे वीडियो पे मुझे कमेंट किया। बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन बहुत कम लोग मुझे लिखते हैं तो आप लोग से हमेशा मैं कहती हूँ कुछ कमेंट किया करें, कुछ मुझे सजेशंस दें आप लोग। तो इस दफ़ा ना मैंने लॉन्ग केस प्रिपेयर कर लिया आपके लिए हाइपरटेंशन का, ठीक है। और मैं ख्याल है सेकेंडरी हाइपरटेंशन आपको करा चुकी हूँ। तो अगर आपका कोई हाइपरटेंशन का केस आएगा तो ज़ाहिर है उसमें सेकेंडरी हाइपरटेंशन भी पूछा जाएगा, तो उसको हम इतना डिस्कस नहीं करेंगे। हम सिर्फ देख लेते हैं अभी नई गाइडलाइंस क्या हैं ब्लड प्रेशर के लिए, ठीक है। तो वही आप बायोडाटा से शुरू करेंगे। नेम, एज, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, ऑक्यूपेशन, एजुकेशन, रेजिडेंस, सोशियो इकनॉमिक्स आप पूछ लीजिए पेशेंट की। प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स, मोस्टली पेशेंट जो है एसिम्प्टोमेटिक होते हैं और कभी कभार जो है हेडेक की कंप्लेंट कर सकते हैं। वैसे मेरा अपना जो तजर्बा है ना, जो मुझे पेशेंट आके कहते हैं जो डायग्नोज नहीं हुए थे कभी हाइपरटेंशन के, उनको हिस्ट्री नहीं होती, लेकिन वो मतलब मुख्तलिफ़ किस्म के ना दर्द बता रहे होते हैं कि यहाँ दर्द है, दर्द है, और मतलब फीलिंग ऑफ वेल बीइंग नहीं होती है। और जब देखो तो ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ा हुआ होता है। तो अक्सर मैंने ये देखा ना कि शोल्डर्स में और इसमें पेन हो रहा होता है, ठीक है। और या तो एसिम्प्टोमेटिक होंगे, ठीक है, या फिर ज़्यादातर हमारे यहाँ तो यही होता है कि कॉम्प्लिकेशन के साथ प्रेजेंट होते हैं। पेशेंट ने स्ट्रोक हो गया, फिर उस वक्त पता चला कि इनको जो है वो ब्लड प्रेशर था, या फिर एंजाइना मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो गया तो पता चला कि ब्लड प्रेशर था, ठीक है। तो कॉम्प्लिकेशन हो सकती है हाइपरटेंशन की, एंजाइना, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, हार्ट फेलियर, रीनल इंसफिशिएंसी, स्ट्रोक, आई प्रॉब्लम्स और न्यूरोपैथी, ठीक है। तो इसके साथ प्रेजेंट हो सकता है। ज़्यादातर आपके पास पेशेंट आएंगे एसिम्प्टोमेटिक होंगे। पास्ट हिस्ट्री पे आपने प्रीवियस हिस्ट्री पूछ लेनी है कि हिस्ट्री में हार्ट डिजीज़ तो नहीं है, हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़, हाइपरटेंशन ज़ाहिर है अगर नहीं है तो एस्थमा, पास्ट सीरियस इलनेस। मतलब बहुत सारी ख़वातीन ऐसी होती हैं कि आपको उनसे पूछना पड़ता है प्रीवियस, अगर उनको प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन हो, ठीक है। तो पास्ट सीरियस इलनेस, हिस्ट्री ऑफ एनी सर्जरी वो ले लिया आपने। पर्सनल हिस्ट्री में आप हैबिट्स, एडिक्शन, सिगरेट स्मोकिंग, नंबर ऑफ सिगरेट्स पर डे एंड ड्यूरेशन एज इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिक्लाइन इन फोर्स्ड एक्सक्रीटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड। हिस्ट्री ऑफ अल्कोहल कंजम्पशन, क्योंकि इसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा होता है। और एनी अदर ड्रग एडिक्शन या ड्रग हिस्ट्री आप लेंगे, जैसे एनसेड्स हो गया, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स हो गए। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि ड्रग इंड्यूस भी होता है ब्लड प्रेशर, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ एनी एलर्जीज, तो ये सब आपने पूछ लिया। जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन में हो सकता है आपको कुछ ना मिले, हो सकता है कि सेकेंडरी हाइपरटेंशन के लिए मतलब ये कि एक आध जो चीज़ होती है देखने की वो आप उसमें देख लें। जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन में पेशेंट नॉर्मल हो सकता है, या सिगरेट स्मोकर है अगर तो निकोटीन स्टेन्स हो सकते हैं उसके फिंगर में, ठीक है। तो और आपको कुछ नहीं भी मिल सकता। वाइटल साइंस में आपने ब्लड प्रेशर देख लिया, पल्स, रेस्पिरेटरी रेट, टेम्परेचर, ठीक है। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम का एग्जामिनेशन कर लें। मैं हर दफ़ा इसलिए बताती हूँ कि आपको हर पेशेंट का देखना है, ठीक है। और ज़्यादातर आपको अगर हाइपरटेंशन का केस है उसको कोई और COPD उस तरह की कोई चीज़ नहीं है तो कुछ नहीं भी मिल सकता, लेकिन फोकस ऑन सिमेट्री ऑफ एंड मूवमेंट ऑफ एंड शेप ऑफ द चेस्ट। पैल्पेशन में ट्रेकियल पोजीशन, एपेक्स, बीट और चेस्ट एक्सपेंशन आपने चेक कर लेनी है। परकशन में डलनेस इंडिकेटिव ऑफ प्लूरल इफ्यूजन, हाइपर रेजोनेंस, साइन ऑफ एम्पाइजिमा, ठीक है। ऑस्कल्टेशन, वीज हैं, रेल्स है, नोंका है, क्या है, कुछ है कि नहीं है, ठीक है। अच्छा, कार्डियक एग्जामिनेशन में इंस्पेक्ट कर लेंगे। शुड फोकस ऑन साइंस ऑफ एलिवेटेड राइट हार्ट प्रेशर, जुगुलर वेनस डिस्टेंशन, हो सकता है पेशेंट को जो है वो कॉम्प्लिकेशन हो चुकी हुई हो हार्ट फेलियर की। JVP उसका रेज हो सकता है, एडिमा मिल सकता है। पैल्पेशन फॉर अपेक्स बीट, नॉर्मल और डिस्प्लेस, वेंट्रिकुलर हीव, एनी थ्रिल और प्रिकॉर्डियम, मतलब ये कि लॉन्ग टर्म हाइपरटेंशन में ये होता है कि लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो जाती है। ऑस्कल्टेशन, एक्सेंचुएटेड पल्मोनिक कंपोनेंट ऑफ सेकंड हार्ट साउंड, लेफ्ट वेंट्रिकुलर डिसफंक्शन, S3 S4 गैलप्स एंड वेल्वुलर डिजीज, मरमर वगैरह तो आपको नहीं मिल रहा है, ठीक है। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में इंस्पेक्ट कर लिया आपने और उसमें देख लिया पैराडॉक्सिकल मूवमेंट ऑफ द एब्डोमेन, इनवर्ड मोशन ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, साइन ऑफ डायफ्रैग्मेटिक वीकनेस, इंस्पेक्ट फॉर एनी एसिमेट्री। Palpation for tenderness or visceromegaly, percussion, any fluid thrill or shifting dullness, auscultation for gut sounds and bruit of renal artery stenosis. अगर यंग पेशेंट है
और रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन के साथ या न्यूली डेवलप्ड हाइपरटेंशन के साथ आया तो उसमें आप एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में ये देख लेंगे, वरना तो कुछ नहीं भी मिल सकता होगा, सब नॉर्मल भी आ सकता है। एग्जामिनेशन नर्वस सिस्टम, इट में भी नॉर्मल, और पेशेंट में प्रेजेंट विद कॉम्प्लिकेशन ऑफ हाइपरटेंशन, जैसे स्ट्रोक में आ गया, हेमोरेजिया, इस्कीमिया, व्हाटएवर, तो उसके हिसाब से आपको फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट मिल सकते हैं। अब हाइपरटेंशन को डायग्नोज करना, ट्रीट करना, प्रिवेंट करना क्यों इतना ज़रूरी है कि इट इज़ अ लीडिंग रिस्क फैक्टर फॉर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ इंक्लूडिंग इस्केमिक एंड हेमोरेजिक स्ट्रोक, coronary heart disease, heart failure, peripheral arterial disease, chronic kidney disease, end stage kidney disease, dementia and all cause mortality। ये सब चीज़ें हम प्रिवेंट कर सकते हैं अगर हम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर लेंगे तो, ठीक है। द ऑप्टिमल अप्रोच टू हाई ब्लड प्रेशर इज टू प्रिवेंट इट्स डेवलपमेंट, मतलब ऐसा होना चाहिए कि आप प्रिवेंट ही कर लें डेवलपमेंट। बट डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, कंट्रोल ऑफ हाइपरटेंशन ऑल्सो प्रोवाइड एन इफेक्टिव मीन्स टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ blood pressure related cardiovascular disease. Unfortunately, both strategies are poorly implemented worldwide, resulting in a high burden of preventable disease। मतलब ये कि ज़ाहिर बात है कि कोई हो ही नहीं होता। मैं यहाँ पे तो ये हाल है कि पेशेंट हिस्ट्री देगा आपको आके, ब्लड प्रेशर है जी डॉक्टर है, कब से है, 12-13 साल से है, 4-5 साल से है, वॉटेवर। ब्लड प्रेशर देखो तो इतना बड़ा हुआ होता है, अरे भाई, और दवा भी खा रहे हैं, दवा खा रहे हैं और ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, कभी चेक ही नहीं, फिर गए ही नहीं डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने पता नहीं चेक नहीं किया। इतने मिसमैनेज्ड पेशेंट होते हैं, उन पे मुझे अफसोस होता है कि देखें आप, एक डायग्नोज भी हुई है चीज़ और वो ड्रग भी ले रहे हैं और फिर भी उनका बढ़ा हुआ है आ रहा है। तो बहुत मतलब ये ख़ुद आपको चेक करने की ज़रूरत है ना। अगर एक कंसल्टेंट ने लिख के दिया, अब ब्लड प्रेशर आ गया, आपने डायग्नोज कर लिया, जो भी उसको क्राइटेरिया था आपने कर लिया, फिर उसके बाद पेशेंट को आपने दवा लिख के दे दी, फिर उसके बाद वो आया, कभी आपने ब्लड प्रेशर ही चेक नहीं किया, वो आया जा रहा है, आप चेक ही नहीं कर रहे या करवा रहे हैं, आप असिस्टेंट है उससे करवाएं, जो भी है, मैं तो खुद ही करती हूँ। ब्लड प्रेशर मेजरमेंट्स रिकमेंडेशन क्या है? इट इज़ टू रिलाई on an average of repeated readings obtained at more than one visit for classification of an individual's average level of blood pressure। मतलब एक दफ़ा पहले, अगर पहली दफ़ा मेरे पास पेशेंट आया, मैं उसकी वाइटल साइंस देख के ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ आ गया, तो मैं ये तो नहीं कहूँगी ना कि उसको हाइपरटेंशन है। भाई मेरे पास तो पहली दफ़ा बढ़ा हुआ आया, ठीक है। तो उसमें आपको दो चीज़ें देखनी होती हैं। एक होता है वाइट कोट हाइपरटेंशन के स्ट्रेस हो गया, डॉक्टर के पास आए हैं, तो मतलब घर में उनका नॉर्मल आएगा और जो है वो ऑफिस जो डॉक्टर का है वहाँ पे आपको क्लिनिक में बढ़ा हुआ मिल रहा है, तो वाइट कोट हाइपरटेंशन है, ठीक है। या फिर मास्क हाइपरटेंशन हो सकता है। मास्क का क्या मतलब है कि घर में बढ़ा हुआ आ रहा होता है, ठीक है, लेकिन डॉक्टर के पास जो है वो नॉर्मल आएगा। तो वो चीज़ एलिमिनेट करने के लिए आप उसी वक्त डायग्नोज नहीं कर सकते। आपको फिर ये है कि दो या तीन मुख्तलिफ दिनों में अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ आ जाए तो फिर आप लेबल करेंगे कि पेशेंट हाइपरटेंसिव है, ठीक है। US क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइंस हैव रिकमेंडेड यूजिंग एन एवरेज ऑफ 2 or more BP मेजरमेंट्स ऑब्टेन्ड एट 2 or more विजिट्स टू एस्टिमेट द यूजुअल लेवल ऑफ ब्लड प्रेशर, ठीक है। एक दफ़ा मुझे मिलता है, मैं नहीं, लेकिन आप उसमें अगर बहुत ज़्यादा ही बढ़ा हुआ आ रहा है और पेशेंट से आपने पूछ लिया कि भाई कभी आपको डॉक्टर ने कहा था कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है पहले, तो पेशेंट बताते हैं कि हाँ, कुछ कहते हैं हमेशा बढ़ा हुआ आता है, लेकिन डॉक्टर ने हमें दवा नहीं दी। वो भी मुझे समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों होता है। हाइपरटेंशन इज डिफाइंड एज एन एवरेज ऑफ 3 सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर रीडिंग्स एट और अबव द 95th परसेंटाइल और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर मोर देन 130/80 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी रेस्पेक्टिवली। यानी मोर देन 130/80 को अब हाइपरटेंशन में ये ले आए हैं, ठीक है, जो हमारी लेटेस्ट गाइडलाइंस है। तो अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी एंड अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ब्लड प्रेशर की क्लासिफिकेशन कैसे कर रही है एडल्ट में? नॉर्मल बीपी जो है सिस्टोलिक लेस देन 120, ठीक है, एंड डायस्टोलिक बीपी इज़ लेस देन 80। अगर 120 से और 80 से डायस्टोलिक कम आ रहा है तो ये नॉर्मल है। एलिवेटेड क्या होगा? 120, सिस्टोलिक में 120 to 129, यानी 30 से कम, ठीक है, ये एलिवेटेड है, एंड लेस देन 80 ही है,
फिर भी आप अगर 30 और 80 आ रहा है तो हम उसको एलिवेटेड कहेंगे। लेकिन इसमें मतलब ये कि आपको ये पता करने की ज़रूरत है कि कब आपने एंटी हाइपरटेंसिव स्टार्ट करना है, ठीक है। तो 120 to 129 इज़ एलिवेटेड एंड सिस्टोलिक एंड लेस देन 80 इज़ डायस्टोलिक, ठीक है। ये एलिवेटेड हो गया। स्टेज 1 क्या है? 130 to 139, और जो डायस्टोलिक है 80 to 89 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। स्टेज 1 हो गया, यानी 90 तक भी अगर आ रहा है ना, और 140 से ज़्यादा स्टेज 2 हो जाता है। मोर देन 140 और मोर देन 90 डायस्टोलिक इज़ स्टेज 2 हाइपरटेंशन। समझ में आया? अब इसको अच्छी तरीके से आपको पता होना चाहिए कि देखिए एलिवेटेड 130 से ऊपर जो है स्टेज 1 है, 130 to 139 और 80 to 89, और 90 से अगर अबव आ रहा है तो स्टेज 2 है वो हाइपरटेंशन, ठीक है। Guidelines recommend complementing office BP readings with out of office blood pressure measurements to confirm high office readings and to probe to higher or lower blood pressures outside the office. तो वाइट कोट हाइपरटेंशन मैंने बता दिया। वाइट कोट हाइपरटेंशन in which office blood pressure meets the criteria for hypertension but out of the office are non-hypertensive. Masked hypertension in which BPs are non-hypertensive but out of office BPs meet the criteria for hypertension are common with prevalence of 15 to 20% of both for both conditions, ठीक है। ये दोनों हो सकती हैं। अब अगर किसी को ब्लड प्रेशर आ गया तो आपने क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस करानी है, ठीक है। अब कुछ इन्वेस्टिगेशंस हैं जो हम सेकेंडरी हाइपरटेंशन को जो है वो एक्सक्लूड करने के लिए होती हैं, और कुछ जो हैं वो कोमॉर्बिड्स देखने के लिए होती हैं, कुछ जो है वो क्या कॉम्प्लिकेशन अब तक डेवलप हो गई, तो आपको एक बेस लाइन पता होना चाहिए, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर्ड टू रिकोगनाइज द प्रेजेंस एंड एक्सटेंट ऑफ टारगेट ऑर्गन डैमेज। Number 2, facilitate the identification of secondary causes of hypertension, including kidney disease, primary aldosteronism. Number 3, recognize comorbid conditions, including diabetes mellitus, hyperlipidemia. Number 4, estimate atherosclerotic cardiovascular disease, जिसे हम ASCVD कहते हैं, risk in patients without a history of CVD. अगर नहीं है, पहले से cardiovascular disease नहीं है, तो आपको estimate करना होता है उसका risk. 5, assist in the optimal choice of antihypertensive drug therapy. लेबॉर्ट्री इन्वेस्टिगेशंस क्या होंगी? CBC पहला हो गया, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स हो गया, इसी में आपको हाइपोकलेमिया, हाइपरकलेमिया जो भी है आपको अगर इंडिकेशन मिल रही है हाइपरएल्डोस्टेरोनिज्म की, तो फिर उसके स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं अगर आप कराना चाहें। सीरम क्रिएटिनिन हो गया। 4th, एस्टिमेटेड GFR, EGFR। 5, लिपिड प्रोफाइल। 6, फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज। 7, TSH। 8, यूरिनालिसिस। 9, यूरिन एल्ब्यूमिन टू क्रिएटिनिन रेशो, और 10, ECG। तो ये 10 इन्वेस्टिगेशन हैं जो आपको हर पेशेंट जिसको आपने ब्लड प्रेशर का हाइपरटेंशन डायग्नोज कर लिया, आपको ये बेस लाइन पता होना चाहिए, ठीक है। एस्टिमेशन ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज रिस्क। 2 to 3 measurements of BP in the morning and evening 3 days prior to clinic visit represents a practical option for estimation पेशेंट्स यूजुअल लेवल ऑफ होम बीपी। मतलब ये कि जब उसको आपके पास दिखाने के लिए आना है तो उससे पहले 2 या 3 मॉर्निंग की रीडिंग और इवनिंग की रीडिंग वो ले ले, फिर उसका आपको ला के दिखाए, फिर आप उस पर असेस करेंगे। द बीपी फॉर रिकॉग्निशन ऑफ हाइपरटेंशन इज़ द सेम फॉर ऑफिस एंड होम बीपी मेजरमेंट, दैट इज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मोर देन 30 एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर मोर देन 80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। बीपी कंट्रोल इज डिफाइंड एज systolic blood pressure and diastolic blood pressure less than 130 by 80 millimeter of mercury in both settings। यानी कि घर में भी और ऑफिस में भी 130 80 से कम आनी चाहिए, ठीक है। ये आपका टारगेट होना चाहिए अगर आप ट्रीट कर रहे हैं। 24-hour ambulatory readings may be required when uncertainty is a concern। मतलब ये कि नहीं आपको समझ में आ रहा मास्क हाइपरटेंशन है वॉट एवर, तो फिर 24-hour एम्बुलेटरी रीडिंग्स फिर उसमें करवानी होती हैं ताकि नाइट टाइम का भी ब्लड प्रेशर आपको पता हो। एस्टिमेशन ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज रिस्क। पेशेंट्स विद हिस्ट्री ऑफ प्रायर CVD कॉम्प्लिकेशंस आर नोन टू बी एट हाई रिस्क ऑफ रिकरेंट कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। अगर पहले से हुई भी है और ब्लड प्रेशर अब डायग्नोज हो गया तो
बहुत ज़्यादा उसको है कि रिकरेंट हो जाएगा। इन दोज विदाउट अ हिस्ट्री ऑफ prior cardiovascular disease, atherosclerotic cardiovascular disease risk should be estimated using a high risk calculator. For 40 to 74 years of age, use of the American College of Cardiology and American Heart Association pooled cohort equation estimator is recommended because it has been validated. ठीक है, उसको इस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। बहरहाल मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या चीज़ आपने उसमें से देखनी होगी। ठीक है, अब क्या है कि दोज विद 10 ईयर रिस्क ऑफ ASCVD मोर देन 10% अगर आ रहा है तो शुड बी कंसिडर्ड एट हाई रिस्क। प्रिवेंट इज एन अपडेटेड रिस्क प्रिडिक्टिंग मॉडल दैट इज बेस्ड ऑन द लार्जर एंड मोर करंट डेटा सेट दैन दैट यूज्ड इन द पूल्ड कोहॉर्ट इक्वेशन मॉडल। तो अब एक नया ये प्रिवेंट अपडेटेड रिस्क प्रिडिक्टिंग मॉडल है। उसमें क्या है कि इट इनकॉर्पोरेट्स एन असेसमेंट ऑफ किडनी ग्लोमेरुलर फंक्शन एंड अलाउज फॉर इंक्लूजन ऑफ यूरिनरी एल्ब्यूमिन एंड क्रेटिनिन रेशो जो अब है, और हीमोग्लोबिन A1C की ये चीज़ें भी उसमें मतलब ये कि रिस्क फैक्टर में इंडिकेट किए हुए हैं। इट कैन बी यूज्ड इन US एडल्ट्स, जाहिर है वो तो अमेरिका ही का आपको डाटा देंगे ना, 30 to 70 years to predict 10 and 30 years of cardiovascular disease risk. It includes the prediction of heart failure risk. Over the time, PREVENT is expected to replace the current pooled cohort equation risk prediction model. मतलब ये कि आपको पता होना चाहिए सारी चीज़ें। ठीक है, और कॉजेज़, अब कॉजेज़ ऑफ हाइपरटेंशन है, एक प्राइमरी हाइपरटेंशन है जो 95% होता है, जिसकी कोई ऐसी कॉज समझ में नहीं आ रही होती है। मोस्ट एडल्ट्स हैव प्राइमरी हाइपरटेंशन विद नो अंडरलाइंग एनाटमिक कॉज ऑफ हाई ब्लड प्रेशर। देयर इज हेरिटेबल कॉम्पोनेंट ऑफ हाई ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन। जेनेटिक इन्वेस्टिगेशंस हैव आइडेंटिफाइड मॉडेस्ट polygenic association between multiple genes and blood pressure, strong association with level of blood pressure and general environmental exposures including heavy metals such as lead, mercury, cadmium and arsenic. Air pollution and geography, climate, seasons and economic development also play some role. Personal environmental exposure related to components of diet, physical activity and alcohol consumption seem to be responsible for hypertension. ठीक है, तो कुछ ज़ाहिरी बात है कि inheritable जो है वो फैक्टर है कि फैमिली में है, इसलिए फैमिली में है तो ज़्यादा चांसेस होते होने का। प्लस ये कि डाइट अगर आपकी अनहेल्दी है, जो हम आगे आके डिस्कस करते हैं, फिज़िकल एक्टिविटी नहीं है बिल्कुल, अल्कोहल कंजम्पशन करे जा रहे हैं, तो फिर हाइपरटेंशन इन सब एनवायरमेंटल फैक्टर से जो आपके पर्सनल है हो सकता है। दोज हु कंज्यूम अनहेल्दी डाइट्स हैव एन excessive intake of sodium or inadequate intake of potassium, are physically inactive, overweight or obese or consume alcohol have risk of developing hypertension. अब secondary hypertension की मैंने सिर्फ causes लिख दिया आपको, उसको हम क्योंकि पूरा लॉन्ग केस में करा चुकी हूँ, तो उस ये और वो दोनों आप अच्छी तरीके से कर लीजिए। एक ही ज़ाहिर है जो हाइपरटेंशन का भी आ गया आपका केस तो सेकेंडरी हाइपरटेंशन तो पूछा ही जाएगा। तो पहला कॉज जो है मोस्ट कॉमन कॉज जिसे कहा जाता है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया होता है। नंबर 2 मेडिकेशंस, उसमें क्या क्या है मेडिकेशंस में? एम्फिटामीन्स हैं, एंजियोजेनेसिस इनहिबिटर्स हैं, एंटी डिप्रेसेंट्स, एंटी साइकोटिक एजेंट्स, डीकंजेस्टेंट, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स और नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स एंड सिस्टमिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड। इसके बाद है रीनल पैरेन्काइमल डिजीजेस यानी कि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ठीक है, प्राइमरी एल्डोस्टेरोनिज्म, 5th रीनोवेस्कुलर हाइपरटेंशन, रीनल आर्टरी स्टेनोसिस, एथेरोस्क्लेरोटिक एंड फाइब्रोमस्कुलर डिस्प्लेजिया जिसकी वजह से हो सकती है। नंबर 6 कुशिंग सिंड्रोम, ये ज़रा रेयर होते हैं। 7 फियोक्रोमोसाइटोमा एंड नंबर 8 कोएक्टेशन ऑफ एओर्टा। प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ प्राइमरी हाइपरटेंशन हम देख लेते हैं किस तरह से करेंगे। रिकमेंडेशंस जो है ना, अब ये चार्ट है बहुत अच्छा चार्ट है, इसको देख लीजिए। रिकमेंडेशंस फॉर मैनेजमेंट बाय कैटेगरी ऑफ ब्लड प्रेशर। अब अगर सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर लेस देन 120 और 80 आ रहा है मिलीमीटर ऑफ मर्करी तो ये नॉर्मल है। एनकरेज हेल्दी लाइफस्टाइल और रीअसेस आफ्टर 12 मंथ्स, मतलब हर साल एक दफ़ा तो ब्लड प्रेशर चेक होना चाहिए। अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 to 29 आ रहा है और डायस्टोलिक लेस देन 80 है तो ये एलिवेटेड है। अब 80 भी है अगर, लेकिन 120 से 129 आ रहा है तो ये एलिवेटेड ब्लड प्रेशर है। इसमें लेकिन आप क्या करेंगे,
फ़ौरन दवाई नहीं शुरू कर देंगे, एक्टिव एप्लीकेशन ऑफ नॉन फार्माकोलॉजिक थेरेपी करेंगे जो अभी मैं आपको बताती हूँ, और फिर रीअसेस करेंगे 3 to 6 months आफ्टर। अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 130 to 139 और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 to 89 मिलीमीटर ऑफ मर्करी आ गया तो ये हुआ स्टेज 1 हाइपरटेंशन। ठीक है, इसमें आप पेशेंट के ना रिस्क फैक्टर्स असेस करें फॉर एथेरोस्क्लेरोटिक कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़। तो अगर नॉट एट हाई रिस्क यानी कि फैमिली में भी नहीं है, आपने उससे पूल जो डाटा है उसमें से आपने जो भी कैलकुलेशन होती है, नो प्रायर। अब आसान तरीका इसका क्या है, आप देख लें नॉट एट हाई रिस्क कौन से होंगे, नो प्रायर सीवीडी, कोई उनको प्रीवियस कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ नहीं है, नो सीवीडी एंड नॉट एट हाई रिस्क यूजिंग रिस्क कैलकुलेटर, एक्टिव एप्लीकेशन ऑफ नॉन फार्माकोलॉजिक थेरेपी करेंगे इनमें आप लोग, और फिर रीअसेस करेंगे 3 to 6 months आफ्टर। ठीक है, अगर पेशेंट हाई रिस्क में है वो कौन से होंगे, प्रायर यानी कि उनको MI या एंजाइना हुआ हुआ है, नो CVD बट हाई रिस्क ऑफ CVD यूजिंग रिस्क कैलकुलेटर, यूजिंग फिनोटाइप, स्टेज 1 हाइपरटेंशन, एज मोर देन 65 और डायबिटीज़ मेलाइटस भी है उनको या क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है, उसमें आप एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग थेरेपी स्टार्ट करेंगे इन एडिशन टू नॉन फार्माकोलॉजिक थेरेपी, और इनको 1 महीने के बाद आपने असेस करना है। अब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर अगर पहली आपका आ ही गया कितना, मोर देन 140 और डायस्टोलिक मोर देन 90 या उसके बराबर, तो ये स्टेज 2 हाइपरटेंशन है। इसमें तो आपने करनी है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग थेरेपी इन एडिशन टू नॉन फार्माकोलॉजिक, रीअसेस आफ्टर 1 month। तो इसमें आपको बाकी चीज़ें देखने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नॉन फार्माकोलॉजिक थेरेपी अगर आप दे रहे हैं, जैसे पेशेंट हैं 120 to 129 और जो डायस्टोलिक है वो 80 से कम ही है, तो आप उनको नॉन फार्माकोलॉजिक थेरेपी में बता रहे हैं हार्ट हेल्थी डाइट, स्पेशली डैश डाइट। डैश डाइट क्या है, डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन। उसमें क्या होता है, वेट लॉस करना होता है अगर पेशेंट ओबीज है या ओवरवेट है, डाइटरी सोडियम रिडक्शन करनी होती है, पोटेशियम सप्लीमेंटेशन। अब सप्लीमेंटेशन तो हम नहीं देते हैं, पोटेशियम जो है फ्रूट्स में होता है, तो फ्रूट की इंटेक होनी चाहिए, बढ़ा दें फ्रूट एंड वेजिटेबल। फिजिकल एक्टिविटी अगर नहीं है तो शुरू कराएं। एब्सटिनेंस रिड्यूस रखेंगे हमेशा, ये नहीं कि भाई मत ही लो, हमेशा बस यूज़ कर दो भाई लो ही नहीं थी ख़राब चीज़। ठीक है, तो मतलब अगर बहुत ज़्यादा शराब पी रहे हैं उसको ख़त्म करवाइए। अब एड एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग जो पिछले चार्ट में से हमने देखा था, तो जहाँ जहाँ पे आपने शुरू करानी है तो इनिशियल मोनोथेरेपी कराएंगे सिलेक्टेड नॉन ब्लैक एडल्ट्स विद स्टेज 1 हाइपरटेंशन हुज एवरेज सिस्टोलिक डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज क्लोज टू 130-80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। उनमें आप क्या देंगे, अच्छा आप ये याद रखें हमेशा कि जो बीटा ब्लॉकर्स हैं ना, वो बिल्कुल भी अच्छी चॉइस नहीं है ब्लड प्रेशर कंट्रोल के लिए इनिशियली। सिर्फ उन पेशेंट्स में जिनमें इस्केमिक हार्ट डिजीज़, एंजाइना वगैरह है, उनमें आप कंसिडर करेंगे, लेकिन बाकी अगर ये चीज़ नहीं है तो आप इन चारों ग्रुप में से लेंगे, डायूरेटिक्स में, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में से, एस इनहिबिटर या एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर में से। ठीक है, इनिशियल combination drug therapies in most patients, especially in black adults and those with an average systolic blood pressure more than 20 millimeter of mercury and above. Treatment goal, diuretic or calcium channel blocker combined with ACE inhibitor or ARB. Single pill combination preferred if feasible. If systolic blood pressure and diastolic blood pressure remains more than 130/80 millimeter of mercury and resistant hypertension है, consider adding mineralocorticoid receptor antagonist and vasodilators if needed. If still uncontrolled, add other agents. और अगर आप कंसिडर कर रहे हैं कि रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन है या उसकी कोई सेकेंडरी कॉज है और वो एंडोक्रिनोलॉजिकल है, तो आप स्पेशलिस्ट को फिर रेफर कर सकते हैं। ठीक है, कंफर्म कैसे करेंगे रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन को, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इक्वल टू या मोर देन 130/80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी आ रहा है ऑन ट्रिपल हाइपरटेंसिव ड्रग थेरेपी प्रेफरेबली इंक्लूडिंग अ डायूरेटिक, या फिर लेस देन 130/80 मिलीमीटर आ रहा है बट टेकिंग मोर देन 4 एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन। ठीक है, बीपी
blood pressure level confirmed with accurate measurements, treatment non adherence apparently excluded, पता चला पेशेंट ले ही नहीं रहा है दवाइयाँ, तो फिर आप उसको एक्सक्लूड करें. आउट ऑफ ऑफिस बीपी एक्सक्लूड्स वाइट कोट हाइपरटेंशन. एक्सक्लूड आपने कर दिया लाइफस्टाइल, यानी OSA, medication use and other secondary cause of hypertension, unhealthy lifestyle, poor quality diet, overweight, obese हैं, consume करे जा रहे हैं high sodium, insufficient potassium है डाइट में, physically inactive हैं, alcohol consumption किए जा रहे हैं, obstructive sleep apnea है, medication and other substances that raise blood pressure, anatomic causes, renal parenchymal disease है, primary aldosteronism है, renovascular disease है, hypertensive disorders of pregnancy. ठीक है, अब मैनेज कैसे करेंगे? reaffirm importance adherence to lifestyle and antihypertensive medication, ensure use of long acting diuretic at full dose, add an mineralocorticoid receptor antagonist जैसे spironolactone as fourth medication, add vasodilator hydralazine or more potent minoxidil. Consider referral to appropriate specialist if anatomical secondary causes detected. Blood pressure is still uncontrolled after 6 months of treatment. ठीक है, तो फिर आप कर देंगे. और ये सारे उसमें मैंने चार्ट लगा लिया था उसका. एंटी हाइपरटेंसिव का तो वो आप अलग से प्लीज़ पढ़ लीजिए अच्छी तरीके से, किसके कौन सी कब देनी चाहिए और क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं वगैरह वगैरह, डोज वगैरह क्या है. रेफरेंस मैंने वही लिया है, हैरिसन्स प्रिंसिपल ऑफ इंटरनल मेडिसिन, 22nd एडिशन है 2025 का. तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये लेक्चर कैसा लगा, प्लस कैसे लग रहे हैं लेक्चर, मैं करूं या नहीं करूं, क्योंकि कोई मुझे लिखता ही नहीं है. ओके, थैंक यू सो मच. खुदा हाफिज़.